नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज का वीडियो हिंदी साहित्य से संबंधित है और आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन के ऊपर। किन आधारों पे हिंदी साहित्य में काल विभाजन किया गया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सिलेबस बनाया गया है स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए, एमए के लिए, तो उसका ये पहला ही टॉपिक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक चुना है। मित्रों, काल विभाजन वो चाहे कोई भी इतिहास हो, हिंदी साहित्य का इतिहास हो या इतिहास हो, उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके अपने कुछ आधार होते हैं जिनके आधार पे काल विभाजन किया जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में भी काल विभाजन किया गया है और किन आधारों पर किया गया है इसके लिए हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ पसंद आए चाहे वीडियो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, काल विभाजन के लिए हिंदी साहित्य में 4 पद्धतियों का अवलंबन किया गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो ये 4 पद्धतियां हैं, उनमें पहली पद्धति जो है उसके अनुसार संपूर्ण इतिहास का विभाजन 4 कालों में किया गया है, 4 कालखंडों में किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा और आगे चल करके नागरी प्रचारिणी सभा के इतिहास में भी हम ये देखते हैं कि इसी नाम को ग्रहण किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल को एक दूसरे आधार पर भी विभाजन किया गया है। तो उसमें केवल 3 युगों की कल्पना की गई है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जैसे कि हम इतिहास में देखते हैं कि हमारे इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल कहते हैं, तो ऐसे ही हिंदी साहित्य के इतिहास को भी 3 कालों में विभाजित कर दिया गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इस विभाजन का आधार जो है वो अलग अलग समय में हिंदी साहित्य में जो परिवर्तन आए, जो बदलाव आए, उसके आधार पर किया गया। इसी तरह से तो भारतीय हिंदी परिषद की अगर हम बात करें तो भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल का विभाजन जो है उसे ही स्वीकृति मिली है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जैसे साहित्यकारों ने इसका अनुमोदन किया है। तो इसके पीछे तर्क यह है कि मध्यकालीन साहित्य की चेतना प्रायः एक ही है और 19वीं शताब्दी के मध्य में या उसके आगे पीछे उसमें कोई ऐसा मौलिक परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है कि जिसके आधार पर युग परिवर्तन की मान्यता सिद्ध की जा सके। संत काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, वीर काव्य, रीति काव्य, नीति काव्य आदि की जो धाराएं हैं वो पूरे मध्यकाल में कई शताब्दियों तक, लगभग 4-5 शताब्दियों तक अखंड रूप से प्रवाहित होती रही और उनमें उतार चढ़ाव अवश्य है, लेकिन उनमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। तो हिंदी साहित्य के बहुत सारे इतिहासकार जो है उनका यही मत रहा है कि हिंदी साहित्य को केवल 3 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। एक तीसरी पद्धति का भी सहारा लिया गया, उसको भी आधार बनाया गया हिंदी साहित्य के विभाजन के लिए, जिसे हम कह सकते हैं कि विधा क्रम से विभाजन। तो इसका आधार यह है कि
समस्त साहित्य जो हिंदी साहित्य उपलब्ध है उसका अध्ययन करने की अपेक्षा कविता और गद्य साहित्य की विविध विधाओं के इतिहास का वर्गीकृत अध्ययन साहित्य शास्त्र के अधिक अनुकूल है। इसके अलावा एक और पद्धति है जो कि कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही अधिक यथार्थ मानती है। तो इसके जो प्रवक्ता हैं यानी जो कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन की बात करते हैं, तो इसको मानने वालों का तर्क यह है कि किसी विचारधारा अथवा साहित्यिक दृष्टिकोण का आरोपण करने से परिदृश्य विकृत हो जाता है और यथार्थ दर्शन में बाधा पड़ती है। अतः स्वाभाविक कालक्रम के अनुसार ही सामग्री का विभाजन करना समीचीन है। तो इस पद्धति को प्रारंभ में अगर देखा जाए तो विदेशी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कुछ इतिहासों में ही आंशिक रूप से किया गया है। तो ये जो अभी हम लोगों ने जो ये 4 पद्धतियां देखी, 3-4 पद्धतियों की अगर विवेचना की जाए और तो हम इनमें कुछ गुण दोष देख सकते हैं। तो लेकिन बहुत सारे हिंदी साहित्य के विद्वानों का दृष्टिकोण जो है वो समन्वयात्मक है, समन्वय पर ही जोर देते हैं। वो साहित्य के इतिहास में युग चेतना और साहित्य चेतना दोनों का अनिवार्य योग रहता है। अतः साहित्य के विभाजन में भी ऐतिहासिक कालक्रम और साहित्य विधा दोनों का आधार ग्रहण करना होगा। साहित्य के कथ्य के विकास का निरूपण करने के लिए प्रत्येक युग को आधार बनाकर चलना चाहिए और उसके रूप का विकास क्रम समझने के लिए अलग अलग विधाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस समन्वित पद्धति को स्वीकार कर लेने पर हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या बहुत कुछ हल हो जाती है। मित्रों, 7वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी के बीच बहुत सारी ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिनसे ये पता चलता है कि संभवतः हिंदी अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हो चुकी थी। उस समय से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक हिंदी का जो क्षेत्र था वहाँ का जो सांस्कृतिक इतिहास है तो अगर उसका अध्ययन किया जाए तो हम ये देखते हैं कि वो एक तरह से एक नई पृष्ठभूमि हमें वहाँ दिखाई पड़ती है काव्यधारा की, जिसे हम कह सकते हैं कि सामंती और धार्मिक काव्यधारा। तो इसके बाद भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ जो कि पूरे देश में धीरे धीरे फैल गया। तो हिंदी भाषी प्रदेश में नई भाषा हिंदी के विविध रूपों के माध्यम से प्रचारित होने लगी। भक्ति आंदोलन ने, दूसरे शब्दों में हम कह लें कि भक्ति आंदोलन ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि निश्चय ही एक नए युग का आगमन था, एक नए युग का उदय था, जिससे कि एक नई सांस्कृतिक चेतना जागृत हुई हिंदी प्रदेश में। और साहित्यिक चेतना में भी उसका असर पड़ा और हम साहित्यिक चेतना में देखते हैं कि एक नई सोच विकसित हुई, उसमें एक नया मोड़ आया भक्ति काल के दौरान। अतः 14वीं शताब्दी के मध्य से साहित्य के इतिहास का दूसरा युग प्रारंभ हुआ, ऐसा साहित्यकार मानते हैं। तो इस युग के विषय में 2 मत हैं। एक के अनुसार, जो पहला मत है उसके अनुसार संपूर्ण मध्यकाल 19वीं शताब्दी के मध्य तक चलता है, और दूसरा मत यह है कि इसके 2 खंड हैं। एक तो 14वीं शताब्दी से लगभग 17वीं शताब्दी के मध्य तक, और दूसरा 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक।
इतिहास में भी हम ये देखते हैं कि मध्यकाल को दो का भागों में विभाजित किया गया है। एक तो हम जो दिल्ली सल्तनत काल कहते हैं और दूसरे मुगल काल। तो ये विभाजन भी लगभग वैसा ही लगता है कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य तक और 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। तो अगर देखा जाए तो ये दूसरा मत जो है वो उसको अधिक मान्यता मिली है। तो 17वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते जो है हम ये देखते हैं कि जो साहित्य की जो प्रवृत्ति थी वो बदल गई थी। यानी कि यहाँ हम ये देखते हैं कि भक्ति का स्थान जो है वो श्रृंगार ने ले लिया था, और तो श्रृंगार जो है वो प्रमुख प्रवृत्ति बन गई थी। यहाँ तक कि भक्ति काव्य में भी भक्ति भावना के छीण पर जाने से विलास तथा अलंकार रीति का समावेश हो गया था। तो इससे काव्य की चेतना और काव्य के रूप दोनों में बदलाव आ गया था काफी। अतः रामचंद्र शुक्ल जी और उनके पहले के इतिहासकारों ने मध्ययुग को दो कालखंडों में बांट दिया, जो कि समीचीन भी है। 1857 की क्रांति से राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। उस क्रांति ने लोगों को जगाया, जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं कुछ इतिहासकार उसको। तो पश्चिमी ज्ञान विज्ञान और सभ्यता और संस्कृति से भारतीय लोगों का संपर्क हुआ, क्योंकि 1857 तक आते आते अंग्रेज भारत में अपना कदम मजबूती से जमा चुके थे, और बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे शिक्षा का, हमारे आधुनिकीकरण किया जा चुका था। एक नए ढंग की शासन प्रणाली आ गई थी, समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे देश के बहुत सारे क्षेत्रों में। तो इसका प्रभाव जनमानस पे पड़ा, और जिसके फलस्वरूप एक नए युग का जन्म हुआ, जिसे हम के आधुनिक युग कहते हैं। अतः आधुनिक युग की पूर्व सीमा 1857 ईस्वी या 19वीं सदी का मध्य ही समीचीन लगता है, ठीक लगता है। लेकिन इसके बाद भी आधुनिकता की दिशा बोध जो है वो बदलती रही बार बार। अतः इसी के आधार पर काल विभाजन ठीक होगा। तो हिंदी साहित्य के वास्तव में देखा जाए तो जो काल विभाजन है उसके नामकरण के संबंध में बहुत सारी समस्याएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने हिंदी साहित्य का विभाजन जो किया है वो इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं कि वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आचार्य शुक्ल का जो विभाजन है तो उसको देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि शुक्ल जी जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं से थोड़े प्रभावित नजर आते हैं। परंतु काल विभाजन और नामकरण की अंतिम जो व्याख्या है वो शुक्ल जी की अपनी व्याख्या है। इनमें भक्ति काल और आधुनिक काल को तो वे यथावत स्वीकार कर लेते हैं, परंतु वीरगाथा काल और रीति काल के विषय में थोड़ा विवाद होता है। वीरगाथा काल के विरुद्ध अनेक आपत्तियां विभिन्न साहित्यकारों द्वारा प्रकट की गई हैं, और जिनमें एक प्रमुख आपत्ति तो यह है कि जिन वीरगाथाओं के आधार पर पंडित रामचंद्र शुक्ल ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नामकरण किया है, उनमें से कुछ वीर गाथाएं जो हैं वो अप्राप्य हैं, या ऐसा भी कहा जाता है कि उनमें से कुछ वीर गाथाएं परवर्ती काल की रचनाएं हैं। इसके अलावा जो साहित्य इस काल में या इस कालावधि में लिखा गया है उनमें सामंती और धार्मिक तत्वों का प्राधान्य होने पर भी कथ्य और माध्यम के रूपों की ऐसी विविधता और अव्यवस्था है कि किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर उसका सही नामकरण नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आदिकाल जैसा नाम जो है वो कुछ विद्वानों को अधिक उचित लगता है। तो रीतिकाल के विषय में
बहुत अधिक मतभेद नहीं है और थोड़ा सा विवाद है उसके संबंध में। वो केवल इतना ही है कि उस युग के साहित्य में रीति तत्व प्रमुख हैं या श्रृंगार तत्व। तो अगर देखा जाए तो रीति तत्व और श्रृंगार तत्व दोनों की ही प्रधानता है इस काल में। और ये प्रश्न उठता है कि इनमें महत्व किसका है। तो अगर ये देखा जाए तो ऐसा नहीं था कि भक्ति काल में जो है वो हमें श्रृंगार नहीं दिखाई पड़ता। तो श्रृंगार जो है, श्रृंगार रीति तत्व और श्रृंगार तत्व जो है, इनका समावेश तो आपको वीर काव्य में भी मिल जाएगा और भक्ति काव्य में भी मिल जाएगा। तो रीति काल नाम जो है जो हुआ वो इस कारण से हुआ कि इस काल में हम ये देखते हैं कि बहुत कुछ जो साहित्य का स्वरूप जो था वो रीतिबद्ध हो गया। तो इसी तरह से आधुनिक काल को शुक्ल जी ने 3 चरणों में विभक्त किया है और उनमें जो विभाजन आधुनिक काल का है तो उसको आप कह सकते हैं कि उन्होंने प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान की संज्ञा दी है इन कालों को। प्रथम उत्थान को वो भारतेंदु काल भी कहते हैं और द्वितीय उत्थान को द्विवेदी काल भी कहा जा सकता है, ऐसा संकेत उन्होंने दिया है शुक्ल जी ने। तो लेकिन तीसरे उत्थान के बारे में उन्होंने उसका कोई नामकरण नहीं किया है। तो पहला कालखंड जो है वो जीवन और साहित्य में पुनर्जागरण का युग था। वो पुनर्जागरण क्यों आया था? क्योंकि ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहे थे। पुरानी जो व्यवस्था थी, पुरानी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो ध्वस्त हो रही थी, नई व्यवस्था ने जन्म लिया था। यानी कि ब्रिटिश शासनकाल अपनी जड़ें जमा चुका था भारत में। तो एक नई तरह की सभ्यता और संस्कृति से देश का परिचय हुआ। तो इस काल में हम ये देखते हैं कि भारतेंदु का प्रभाव काफी था, जो प्रथम उत्थान था। और इसीलिए इसको भारतेंदु काल भी कहा जाता है, क्योंकि भारतेंदु जो थे वो अपने युग से काफी प्रभावित थे। तो इसी युग से अगला खंड वो द्वितीय उत्थान या द्विवेदी काल भी जिसे कहा जा सकता है। तो इस काल में हम ये देखते हैं, जागरण देखते हैं, सुधार देखते हैं काफी, यानी कि जागृति आ रही। जैसे आप देख सकते हैं कि बंगाल वगैरह में समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे और भी कई आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रारंभ हो गए थे। लोगों की सोच बदल रही थी। लोग जो है वो अपनी जो प्राचीन हमारी जो सामाजिक संस्थाएं वगैरह थी उनको संदेह की दृष्टि से देखने लगे थे। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी, जैसे महिलाओं के संबंध में सोच बदल रही थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया था, महिला शिक्षा पे बल दिया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। तो इन सब का जो असर था वो हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी पड़ रहा था। बंगाल में जो आंदोलन चल रहे थे हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी उसका असर पड़ रहा था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो उसके उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने जो साहित्य रचा, जो उन्होंने काव्य रचना की, उसमें उसकी झलक देखी जा सकती है। तो तीसरे चरण की जो सबसे प्रमुख प्रवृत्ति थी वो छायावाद थी। जैसे छायावाद के 4 स्तंभ हमारे सामने जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत आदि का आगमन हुआ साहित्य के क्षेत्र में। और तो छायावादी युग जो था वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण युग था और उसमें हमें साहित्य का एक नया स्वरूप देखने को मिला। और छायावाद का जो परवर्ती युग था उसे हम छायावादोत्तर काल भी कह सकते हैं। तो
बहुत सारे और भी नाम जो है वो प्रचलित हो गए थे हिंदी साहित्य के बारे में। अब जैसे इसे पुनर्जागरण का युग भी कहा जाता था, जो प्रारंभिक युग था। जागरण और सुधार काल भी कहा जाता था। छायावाद का युग कहा जाता था। छायावाद के बाद छायावादोत्तर काल आया। इसी तरह से आगे प्रगतिवाद के रूप में जो हम ये देखते हैं कि रूस वगैरह में क्रांति हुई। रूस में क्रांति का असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा। तो एक जो प्रगतिवादी विचारधारा थी वो उसने साहित्य में जन्म लिया और बहुत सारे कवि जो थे वो प्रगतिवादी कविताएं लिखने लगे। तो इसलिए जो है प्रगतिवाद का युग आया। प्रगतिवाद का के बाद प्रयोगवाद का युग आया। कुछ लोग इसे दोनों को मिला के प्रगति प्रयोग काल भी कहते हैं। उसके बाद फिर नई कविता नई कहानी आई, जिसे हम नवलेखन का युग भी कह सकते हैं। तो इनमें से जो नाम है, जैसे पुनर्जागरण का युग है और जागरण सुधार काल का है, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये नाम जो है बहुत गहरे अर्थ रखते हैं। क्योंकि हम ये जब हम ये कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो उस समय का जो साहित्य है उसमें हम पुनर्जागरण का, जागरण का, सुधार का, इन सब का प्रभाव देख सकते हैं। तो इस तरह से हिंदी साहित्य को अनेक कालखंडों में बांटा गया है। उसका आधार जो था वो सामाजिक परिवर्तन था, राजनीतिक परिवर्तन भी था, और तो उसका असर निश्चित रूप से साहित्य पर भी पड़ रहा था। तो कुछ साहित्यकारों का मानना है कि बहुत छोटे छोटे कालखंडों में साहित्य को बांटने से बचना चाहिए। और तो अतः जो है, जो आज जो एक तरह से हम ये कहा जाए कि जो सर्वस्वीकृत विभाजन है हिंदी साहित्य का, तो वो यही है जिसे आदिकाल। तो आदिकाल का जो समय था वो 7वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक था। तो उस काल में जो कविताएं वगैरह लिखी जाती थी, जो काव्य लिखा जाता था, उनकी भाषा जो थी वो थोड़ी अलग थी। जो कि भाषा 14वीं शताब्दी से 17वीं, हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो हिंदी साहित्य था वो परिमार्जित हो रहा था और एक स्वतंत्र भाषा के रूप में धीरे धीरे विकसित हो रहा था। भक्ति काल का जो समय था वो 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक था। इसी तरह से रीति काल का समय 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक था। जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वो ये कहते हैं कि रीतिकालीन कवियों ने जो साहित्य था या कविता थी उसको जो है वो संतों की कुटिया से निकाल करके राजमहलों में स्थापित कर दिया। यानी कि अब यहाँ श्रृंगार वगैरह का प्राधान्य हो गया। इससे बहुत ज्यादा श्रृंगारिक कविताएं लिखी जाने, उनके चरित्र में अंतर आ गया। इसी तरह से आधुनिक काल का जो समय था वो 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक ये समय था। तो इन्हीं कालों को और अधिक अच्छे तरह से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि एक पुनर्जागरण काल का प्रारंभ हुआ, जो कि 1857 से 1900 ईस्वी तक रहा। इसे हम भारतेंदु काल भी मान सकते हैं, क्योंकि पूरा तो भारतेंदु काल नहीं था, लेकिन यह था कि भारतेंदु जी का प्रभाव इस काल पे बहुत ज्यादा था। इसी तरह से जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग कहा जा सकता है, तो 1900 से 1918 तक था। इसे छायावाद 1918 से 1938 तक। फिर छायावादोत्तर काल भी आया एक, छायावाद और छायावादोत्तर काल। तो छायावादोत्तर काल को दो भागों में हम बांट सकते हैं।
एक तो प्रगति प्रयोग काल और दूसरा नवलेखन काल। तो प्रगति प्रयोग काल जो था वो 1938 से 1953 तक मान सकते हैं, और नवलेखन काल को 1953 से अब तक मान सकते हैं। तो इस तरह से मित्रों, जो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन था वो विभिन्न आधारों पे हुआ, विभिन्न पद्धतियों को अवलंबन बना करके काल विभाजन किया गया। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और आपकी शंकाओं का निवारण कुछ हद तक अवश्य हुआ होगा, जहां तक काल विभाजन का संबंध है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलते हैं। आगे जो अगला वीडियो होगा वो आदिकाल के नामकरण की जो समस्या है उसके ऊपर संभवतः होगा। नमस्कार।